जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। हम शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले शरीफ लोग इस मोहल्ले में शुरू से रह रहे थे, मगर किसी ने हमारे बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनी थी। मेरे बाबा एक शराफत पसंद रिक्शा ड्राइवर थे और मोहल्ले में एक मुआजिज मकाम रखते थे। इंसान की असल कमाई उसकी इज्जत होती है और हम अपनी इस कमाई को नेकी के बदले खो बैठे। हमने नेकी की सजा पाई, और सजा भी वो जिसका कोई इख्तिताम नहीं, जिसमें जुर्म भी नहीं और मुजरिम भी नहीं। लेकिन अब हम आवाज उठाएंगे, इस सजा को हम खुद खत्म करेंगे। अब अदालत भी हमारी होगी और मुकदमा भी हमारा होगा, फैसला भी हमारा होगा और सजा भी हम देंगे। क्योंकि मसल मशहूर है, 100 दिन गीदड़ के तो एक दिन शेर का भी आता है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाओ कागज की सदा चलती नहीं। कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं 3 साल की थी और डॉक्टर नादिया मेरे बाबा की सवारी बनके लंदन से पाकिस्तान आई थी। बाबा की शराफत की वजह से अब 10 साल हो गए थे कि वो पाकिस्तान में उनके साथ ही सफर किया करते थे। उन 10 सालों में हमने उसे कभी नहीं देखा था। उसकी शादी पाकिस्तान के एक मारूफ और मशहूर सियासतदान के सेक्रेटरी से हुई थी, जिसकी खबर हमें बाबा से मिली। 2 साल बाद एक रोज रात सोए हुए बाबा को उसकी रोते हुए कॉल आई कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं सड़क पे खड़ी हूं, आप आकर मुझे किसी होटल में छोड़ आए। लेकिन ममा के कहने पर बाबा उसमें और अपनी बेटियों में किसी किस्म का फर्क ना करते हुए उसको घर ले आए और उसको रहने के लिए छत दी। उसने अपना कीमती सामान हमारे घर छोड़ा और अगले दिन 10 बजे की फ्लाइट से लंदन वापस चली गई। उसका सामान 3 साल तक हमारे घर रहा और हमने उसकी इस अमानत का ख्याल रखकर शरीफ घराने से ताल्लुक रखने का सबूत दिया। ये हमारी उसके साथ पहली मुलाकात और पहली नेकी थी। मुआज़िज़ सामीन, यहां पर नादिया के साथ की गई नेकियों का तस्करा करने का मकसद अपने एहसानात जतलाना नहीं है, बल्कि सामीन गिरामी को यह बताना है कि हमें किस किस नेकी की किस तरह से सजा मिली। और जब जालिम अपनी असल हालत में अपनी ताकत के नशे में गुम होके जुल्म करने पर आता है तो उसको फिर वो नेकी भी याद नहीं रहती जो मुश्किल वक्त में उसके साथ की गई होती है। किस्सा मुख्तसर ये कि एक मर्तबा वो पाकिस्तान आई और हमारे घर ही रहा करती थी। मेरे चचाजाद भाई की कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में टांग फ्रैक्चर हो गई थी। बड़े बड़े अस्पतालों से इलाज के बाद भी उनको शिफा ना मिली, तो ममा के कहने पर उसने भाई की टांग का मुआयना किया। मेरे भाई एक कबूल सूरत इंसान है और नादिया उनको देखते ही हैरान हो गई और बोली, नदीम अंकल, ये आपका भतीजा ही है ना? या आप किसी और मरीज को चेक करवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? यानी उसकी सोच और नजर शुरू से ही गलत थी। खैर, बाबा ने उसे कहा, नहीं बेटा, ऐसा मैं क्यों करूंगा, ये मेरा ही बेटा है। मुआयने के बाद नादिया ने बताया कि पाकिस्तान के डॉक्टरों ने आपकी टांग खराब कर दी है, मैं इसका इलाज शुरू से करती हूं। इलाज शुरू हुआ और नादिया ने अपनी 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ाकर 2 हफ्ते करवा ली। इस दौरान उसका चाल चलन भी बदल गया। वो भाई के साथ नामुनासिब और गैर इखलाकी हरकतें किया करती थी। उसकी उम्र 43 साल और भाई एहसन की उम्र 21 साल थी, लेकिन उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। रात गए तक दोनों घर से बाहर रहते और वो घर आकर भी 2-3 बजे भाई को अपने कमरे में बुला लिया करती थी। वो अपनी जुबान से कहती थी कि हम लंदन में पले बढ़े हैं, लेकिन हमारी तरबियत लंदन वाली नहीं हुई। ये बात तो वो कहती थी, लेकिन उसके चाल चलन से ये बात बिल्कुल बरक्स मालूम होती थी। दूसरी तरफ
मामा घर से बाहर जाती तो लोग मामा को तरह तरह की बातें करते और कहते, आपकी वो 1 हफ्ते वाली मेहमान अभी तक वापस क्यों नहीं गई? कब जाएगी? मुनासिब होगा उसको भेज दें। एक दिन घर की मालिकन ने भी मामा को बुलाकर कहा कि आपकी वजह से मोहल्ले में हम पर भी बात हो रही है, लोग आपके साथ हमें भी बुरा भला कह रहे हैं। अगर आपने उस लड़की को ना भेजा तो अगले माह से किराया डबल दें, वरना घर खाली करें। मामा ने उससे बात की तो वो तैश में आकर बोली, ऐसे कैसे घर खाली कर दें? और बोली, आपने बताया क्यों नहीं कि इस घर का किराया मैं ही देती हूं? और ये बात भी सच थी कि उस माह उसने ही किराया दिया था। मामा मोहल्ले वालों की बातों और घर के किराए से परेशान थी, लेकिन हमारी गलती क्या थी कि हमने उसको पनाह दी थी। उस रात ये होटल में ही गई होती तो हम आज की परेशानियों से बच जाते। उसके शौहर ने बाबा को कहा था कि ले जाएं इस पागल को और किसी पागल खाने में जमा करवाओ इसको। ये जो तुम ना दिन देखते हो ना रात, और हर वक्त अपना रिक्शा इसके लिए जी हुजूरी में खड़ा करते हो, इस नेकी का अच्छा सिला देगी तुम्हें। उस वक्त तो हमें उसकी ये बात समझ नहीं आई थी। हम सोच रहे थे कि उसके शौहर का कसूर है। काश हम उस वक्त सोच लेते, यकतरफा फैसला ना करते। खैर, इन बातों और इस परेशानी की वजह से मामा ने नादिया और एहसन भाई की सारी बात बाबा को बताई। जाहिर है उनको भी बताना चाहिए था कि मोहल्ले में उनकी इज्जत के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, और खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि उनका भतीजा और अजीज मेहमान है। बाबा ने इंतहाई गजबनाक होकर कहा कि एहसन आज से हमारे घर नहीं आएगा, और नादिया से भी कहो अपनी टिकट आगे ना करवाए। लेकिन वो इससे पहले ही 1 माह टिकट आगे करवा चुके थे। उस पर बाबा की तंबीह का भी कोई असर ना था। वो भाई से उसी रूटीन से मिला करते, कभी घर बुलाकर तो कभी घर से बाहर मिल लेते। भाई भी तो उसकी एक आवाज पे लब्बैक कहते थे। खैर, कसूर दोनों का था। एक दिन एहसन भाई ने मामा को बताया कि नादिया ने उनको प्रपोज किया है। मामा ने भाई को बहुत समझाया कि बेटा, तुम जानते हो तुम्हारे अंकल उसको अच्छा नहीं समझते, इसलिए जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना। लेकिन भाई अब हमसे मशवरा लेने नहीं बल्कि इत्ला देने आए थे कि वो शादी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी शादी की तारीख दोनों में ही तय हो चुकी थी। उन दिनों मेरी खालाजाद का भी निकाह था। जब नादिया को खबर हुई तो उसने मामा से तफसील से पूछा कि निकाह कब है, कहाँ है, किसका है और किस दिन है। मामा ने बताया कि गांव में मेरी बहन की बेटी का निकाह है। ये सुनते ही उसने अपना मंसूबा तैयार कर लिया और मामा को एहसन भाई के साथ ये कहकर जबरदस्ती बाजार ले गई कि उसकी मामा ने हमारे लिए शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं। उसने मामा को किसी ब्रांड की दुकान से शॉपिंग करवाई और मामा जैसी सेम शॉपिंग उसने एहसन भाई की मामा के लिए भी की। उसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए मामा को बताया कि दरअसल आंटी, मेरा और एहसन का निकाह जुमे को है। आप घर जाकर अंकल को इससे आगाह करें और उनको इसके लिए राजी भी करें। मामा ने कहा, बेटा अंकल नहीं मानेंगे। तो वो बोली, आखिर कैसे नहीं मान सकते, वो आज आके हैं तो मेरे ड्राइवर ही ना। उसके ये अल्फाज, उफ, ये सुनकर मामा सख्ते में आ गई और कुछ भी कहने के काबिल ना रही। बाबा तो राजी नहीं थे, लेकिन खैर जैसे भी करके मामा ने उनको समझाया, उनको मना लिया। यहां भी नेकी हमारा जुर्म ही साबित हुई। शादी हुई और शादी क्या, वो तो खाना बर्बादी थी। शादी के बाद एक अलग ही मामला शुरू हो गया। एक बार फिर नादिया ने अपना आप बदला और शादी से पहले के मोहब्बत के दावे धरे के धरे रह गए। वो एहसन भाई से लड़ती झगड़ती, उनको गुर्बत के ताने देती, उनका मजाक बनाती, लंगड़े होने के ताने देती, उनको कहती कि तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि
एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद कर मुझे तलाक ही लिख दो। जब उसका निकाह हुआ तो अभी निकाह को तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसने किसी बात पे झगड़ा शुरू कर दिया और भाई से तलाक का मुतालबा कर दिया। यहां सवाल ये बनता है कि किस मोहब्बत की बुनियाद पे ये शादी हुई थी जो निकाह के 5 मिनट बाद ही खत्म हो गई थी। बहरहाल मामा बाबा ने उसको समझाया और मामला रफा दफा हुआ। शादी से पहले उसने भाई की टांग ठीक करवाने, उनको बाहर ले जाने और पैसे देने जैसे झूठे वादे भी किए, लेकिन उन सब का भी क्या, ये भी सब बदल गया था। उसको एहसन भाई के घर वालों का उनसे मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। वो उनके घर आने पर उनकी बेइज्जती करती, बदतमीजी करती और मामा उसको समझाती कि ऐसा ना किया करो, वो तुम्हारे ससुराल वाले तो हैं ही लेकिन हमारे खूनी रिश्तेदार भी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता उनका यूं बेइज्जत होके घर से जाना। लेकिन नादिया को ये सब बातें समझ नहीं आती थी। आज हमारे खूनी रिश्तेदार हमारे ही घर से, हमारी ही आंखों के सामने बेइज्जत होके जाते थे। इसके पीछे भी हमारी नादिया के साथ की हुई नेकियां ही थी। उसका दिल इस कदर छोटा था कि वो एक अलग घर का किराया नहीं देना चाहती थी, इसलिए आजकल करते करते शादी के 2 माह बाद भी हमारे घर ही रही। खैर एक दिन उसने जाने का प्रोग्राम बना ही लिया और टिकट भी करवा ली कि अचानक से एक और ड्रामा सामने आया। उसने मेरे जरिए घर वालों को बताया कि उसके सामान से 25 लाख की चोरी हुई है। मैं तो सुन के हैरान परेशान हवास बाख्ता लड़खड़ाते कदमों के साथ मामा के पास भागी और उनको बताया। मामा भी परेशान हो गईं। आओ देखा ना ताओ और नादिया के पास आकर पूछा, ये सब क्या है? वो बोली, जी ऐसा ही है, कोई शक नहीं कि ये नेकी के बदले एक और सजा थी कि आज हम उसी अमानत में खयानत करने के कसूरवार ठहरे थे जिसकी पिछले 3 सालों से हम हिफाजत कर रहे थे। उसने मामा को जबरदस्ती मना किया कि किसी से कोई बात ना करें इस बारे में, लेकिन मामा के करने से पहले ही वो सारे खानदान में ये बात फैला चुकी थी। उसने हमारे घर के हर फर्द पर चोरी का इल्जाम लगाया और एहसन भाई भी इस इल्जाम का शिकार हुए। फिर उसकी ये रकम 25 लाख से 1 करोड़ हो गई। उसने पुलिस को भी घर बुलाया। हम शरीफ लोगों के घर में उस दिन पुलिस भी आई, जो मुआशरे में शरीफ लोगों के हवाले से एक मायूब चीज समझी जाती है। तलाशी ली गई लेकिन कुछ बरामद ना हुआ। दूसरी तरफ चाचू ने मामू को बताया कि नादिया ने यहां ये काम शुरू किया हुआ है। मामू उसको जानते थे क्योंकि नादिया के अपने बाप के साथ जायदाद के मामले में इस कदर इख्तलाफात थे कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और नादिया इन मामलात के लिए अदालत जाती तो इस्लामाबाद में मेरे मामू के पास ही रुका करती थी। मामू फौरन इस्लामाबाद से लाहौर आए, उसे बात की तो उसने मामू से माफी मांगी, थाने जाकर अपना मुकदमा वापस ले लिया और खुद इकरार किया कि मेरी कोई चोरी नहीं हुई है। ये भी एक सजा थी जो हमें हमारी नेकी के बदले में मिली थी कि हम 3 साल तक हर तरह से उसके सामान की हिफाजत करते रहे। उसे कभी किराए का मुतालबा नहीं किया, हालांकि एक कमरे में सिर्फ उसी का सामान पड़ा हुआ था, लेकिन उसने हमें ही चोर कहा था और हमारा दामन दागदार करके हमें ही रुस्वा किया। इन सारी ज्यादतियों के बावजूद भी नादिया ऐसे बहादुर थी जैसे वाकई हक की राह पर हो। लेकिन हम भी उसको बताना चाहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मामू अब हमें उसके साथ नहीं रहने देना चाहते थे और गांव ले गए। हम हमेशा से शहर में थे और गांव में रहना हमारे लिए कदरे मुश्किल और परेशान कुन था।
मामू और नानो हमें हमेशा सहारा देते, लेकिन हम हौसला नहीं कर पा रहे थे। हमें घर बहुत याद आता था। हम 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे। नानो भी परेशान थी, लेकिन फिर भी हमें हौसला देती थी। बाबा की बहुत याद आती थी। और बाबा फुटपाथ पे सोया करते, सड़कों पे ही खाया करते। जमीन उनका बिछोना और आसमान उनकी छत थी। वो हमें याद करके रोते और हम सब उन्हें याद करके रोते। एक दिन बाबा की कॉल आई कि मेरे पास नादिया खड़ी है, वो हम सबसे माफी मांगना चाहती है, आप सबको लाहौर वापस बुलाना चाहती है। हमें लगा वो अपनी गलती मान चुकी है। मामा ने बात की तो उसने माफी मांगी। मामा ने उसको बताया कि अब मेरे भाई लाहौर आने के लिए नहीं मानेंगे। उसने इस्लामाबाद जाकर मामू से बात की और हमें वापस लाहौर बुलाने के लिए उनको राजी कर लिया। लाहौर जाकर पता लगा कि नादिया अब भी बगैर मतलब के कोई काम नहीं करती। उसको एहसन भाई ने तलाक का पहला नोटिस भेज दिया था और वो मामा को इसलिए वापस लाई थी कि मामा भाई और उनके घर वालों से बात करें। खैर मामा बाबा, चाचू चची और फूफो उसके साथ एहसन भाई के घर गए। वहां बहुत गर्मा गर्मी हुई। उसने एहसन भाई के मुंह पे थप्पड़ भी मारा, लेकिन भाई बड़ों के अदब में खामोश रहे। उस वक्त तो मसला हल हुआ, लेकिन उसके बाद एहसन भाई ने इस बेइज्जती का बदला उसको तलाक में दिया। वो तलाकनामा लेकर दर बदर फिरती कि कोई सुलह की गुंजाइश निकल आए, लेकिन सब ने कहा इस तरीके से तलाक के बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। तलाक से पहले भी वो हमें कुछ अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन इस तलाक के बाद से और भी हमारी बड़ी दुश्मन बन गई। लंदन में बैठ के हमें धमकियां देती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। अब अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका पहला शक नादिया पर ही होगा, क्योंकि उसका एक कजन लाहौर में कर्नल है और वो हमें उसकी धमकियां देती है कि वो हमें उठवा लेगा। वो जो 3 साल पहले हमसे गलती हुई थी उसे अपने घर रखने की, उसकी सजा आज तक हमें मिल रही है। वो हमारी जान नहीं छोड़ रही। ये कहानी सुनाने का मकसद आपको एक अमीर जादी की औकात दिखानी थी, जो कहती है मैं अरबों की मालिक हूं, और मैंने अरबों की मालिकन का ज़मीर आपको बताया है कि वो किस कदर घटिया, बदचलन और बदतमीज है। वो सोशल मीडिया से डरती है, इसलिए हम सोशल मीडिया के जरिए उसकी हर हरकत दुनिया को बता रहे हैं और उसको भी खबरदार कर रहे हैं कि अब अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो हम कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए अदालत तक ही क्यों ना जाना पड़े। अपनी कहानी का इख्तिताम मैं नादिया को ये बताने के साथ करूंगी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना मिटे, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बुझे, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए ना दबे।